नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों की मैं पूरी व्याख्या करूंगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ये जो प्रिय प्रवास है, ये क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ना? ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इस प्रिय प्रवास को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, इसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है ना? और ये जो प्रिय प्रवास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1921 में, 1912 में, 1917 में, 1914 में। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना और है, वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास, है ना? वैदेही यहाँ पर सीता जी के लिए कहा गया है और सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ था? सीता जी का वनवास अयोध्या से हुआ था। इसी से रिलेट कर लेना, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? भाई यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, है ना, की रचना कौन सी नहीं है? यशोधरा, भारत भारती, प्रेम पथिक, जयद्रथ वध। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये आपका यशोधरा, भारत भारती और जयद्रथ वध, ये आपका तीनों रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है ना? बाकी ये जो प्रेम पथिक जो रचना है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ना? अब मैं यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको बता दूं, है ना, जिससे आपका रिवीजन होता चले। देखिए यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। और इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा किसने दिया है भैया? राष्ट्र कवि की संज्ञा इनको महात्मा गांधी ने दिया। और महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि क्यों कहा? क्योंकि एक इनकी रचना आई थी जिसका नाम था भारत भारती। उसी भारत भारती, है ना, भारत भारती रचना के कारण महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रवादी कवि कहा था। अब इनके बारे में और जान लीजिए। इनकी जो आपकी रचना है, महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख तो नहीं पाऊंगा, है ना। इनकी रचना है जयद्रथ वध, है ना। इनकी रचना रचना है यशोधरा। इनकी रचना है साकेत, है ना, द्वापर, पंचवटी, किसान, है ना, और रंग में भंग। ये सभी इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया था? तो भैया छायावाद का जनक जो है वो तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? छायावाद के जनक हैं। लेकिन छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिया है मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी ने क्या किया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जबकि छायावाद के जनक कहे जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के जनक हैं। तो छायावाद की शुरुआत 1918 से होती है और किस रचना के साथ होती है? तो जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है जिसका नाम है झरना। जिसका नाम क्या है? झरना। इसी झरना रचना का प्रकाशन होता है 1918 में और इसी रचना के साथ छायावाद युग की शुरुआत होती है। ये चीज़ भी जानते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा लिखा गया? तो आप तो जानते हो, है ना, कामायनी
ये जो केवल इतना ही अगर कहा जाए कामायनी किसकी रचना है तो भैया जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लेकिन यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार, इतनी बात है, यानी इतनी बड़ी रचना का नाम कामायनी एक पुनर्विचार, तो यह किसकी रचना हो जाएगी? तो यह रचना हो जाएगी आपकी गजानन, है ना, माधव मुक्ति बोध। गजानन गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध। अब मैं यहाँ पर और बता दूं, गजानन माधव मुक्ति बोध की एक रचना और वह बहुत महत्वपूर्ण है, चाँद का मुँह टेढ़ा। क्या है? चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा। वैसे दोस्तों इन सभी रचनाओं को मैंने याद कराया है, पीछे के वीडियो में आप जा कर के देखोगे तो इन रचनाओं को मैंने याद करा रखा है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अपना अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर आपका, हाँ यहाँ ये एक चीज़ ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आपका कहा गया है कामायनी एक पुनर्विचार, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था सन 1961 में। कब? 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। कब इसका प्रकाशन हुआ? सन 1961 में। और गजानन माधव मुक्ति बोध की ये रचना चाँद का मुँह टेढ़ा, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? भैया विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है और किसने कहा, दोनों चीज़ों को जान लेते हैं। तो विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और आप तो जानते हैं आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है, विशाल मंदिर की सरस्वती भी इनको कहा जाता है। अब देखिए विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को किसने कहा? तो एक कवि का नाम आता है निराला, है ना। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इनको कहा कि आप क्या हो? विशाल मंदिर की सरस्वती हो, है ना। और निराला जी महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे और महादेवी वर्मा जी निराला को अपना भाई मानती थी, ये भी जानते रहिए। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर महादेवी वर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है यामा। और इसी यामा पर महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो मिला था सन 1982 में। याद कैसे रखोगे? वर्मा 82, वर्मा में को 82 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना पर। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कृति कौन सी है? भैया सुमित्रानंद पंत ने बहुत सारी रचनाएं की, उनमें से इनकी पहली कृति का नाम पूछ रहा है सुमित्रानंदन पंत की, है ना। तो मैं यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पल्लव दिया है, लोकायतन दिया है, गिरजे का घंटा दिया है, ग्राम्य दिया है। तो इनमें से ये सभी रचनाएं तो सुमित्रानंदन पंत की हैं, है ना। सुमित्रानंदन पंत की सभी रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से जो आपका ऑप्शन सी है गिरजे का घंटा, ये वाली रचना सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई थी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैं और चीज़ें बता दूं। सुमित्रानंदन पंत उत्तराखंड के निवासी थे, है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी जगत में पहली बार किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। और इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, है ना। इसी चिदम्बरा रचना पर इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष कौन सा है? सन 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। और इनके बचपन का नाम अगर हम देखें तो बचपन का नाम गोसाई दत्त था। बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। और छायावादी ये कवि हैं, और छायावाद का विष्णु इनको कहा जाता है। छायावाद का विष्णु इनको कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने किया है? भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है ये कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ना, ये आपके छायावादी कवि ये भी हैं।
छायावादी कवि ये भी हैं। अभी आपको मैंने बताया छायावाद का विष्णु पंत जी को कहते हैं, निराला को छायावाद का महेश कहते हैं, छायावाद का महेश कहते हैं इनको। और इनके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 पत्रिका दिया गया है, मैं चारों के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर मतवाला जो पत्रिका है इसी का संपादन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हंस और माधुरी, हंस पत्रिका और माधुरी पत्रिका दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन किया है मुंशी प्रेमचंद्र ने, है ना। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है प्रताप नारायण मिश्र ने, है ना, प्रताप नारायण मिश्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका का संपादन किया है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर मैंने जो पीछे पढ़ाया उन सबको देखते हुए अगर आप आ रहे हैं तो अच्छे से रिवीजन भी होगा और नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही होंगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। आपके लिए मैं पसीना बहाता हूँ, आप मेरे पसीने की कदर को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके पसीने की कदर यह देश समझेगा, यह सरकार समझेगी और निश्चित तौर पर आपको एक सीट जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य बनाकर कहा गया? भैया यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं, ये जो रबड़ छंद है, जो केंचुआ छंद है, ये किस कवि की कविताओं को लक्ष्य बनाकर कहा गया था? तो मैं आपको बता दूं, रबड़ छंद या केंचुआ छंद मुक्तक छंद को कहा गया है। किसको? मुक्तक छंद, है ना। आप तो जानते होंगे मुक्तक छंद के जनक कौन हैं। तो मुक्तक छंद के जो जनक हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। पहली बार इनकी जब रचना गई, है ना, प्रकाशित होने के लिए, तो उस रचना में जो भी पंक्तियां थी उनमें कोई छंद ही नहीं था, है ना। और इस वजह से उनकी रचना का प्रकाशन नहीं हुआ, है ना। ये कहकर लौटा दिया गया कि आपकी रचनाओं में क्या है? छंद की कमी है, छंद है ही नहीं, इसलिए इनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया गया। तो बाद में उनकी रचनाओं को पुनः प्रकाशित किया गया, इसलिए इनको मुक्तक छंद का जनक कहा जाता है और इनके रचनाओं को रबड़ छंद या केंचुआ छंद के नाम से भी संबोधित किया गया है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर मैं बता दूं, कई सारी बातें हैं, है ना। एक जो क्वेश्चन दिया है इसमें से एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। कई सारी बातें बताऊंगा, आपका रिवीजन भी होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ, है ना, के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, है ना, कब हुई? स्थापना, इसका स्थापना जो हुआ है सन 1936 में हुआ है। स्थापना कब हुआ? 1936 में हुआ है ना। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उस जगह का नाम है लखनऊ। लखनऊ में इसका पहली बार अधिवेशन हुआ। और इस प्रगतिशील लेखक के पहले अध्यक्ष की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे, है ना दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र थे। तो मुंशी प्रेमचंद्र आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इस चीज को आप याद रखना। प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ स्थापना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1936 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने 3 चीजें थी, तीनों को बता दिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नागार्जुन का असली नाम क्या है? आपने सुना होगा नागार्जुन एक लेखक हैं, है ना, उनका असली नाम क्या है? तो यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कमलनाथ, वैद्यनाथ, है ना, राजनाथ मिश्र, रामनाथ शर्मा। इनका जो असली नाम है इसको बताने से पहले मैं आपको नागार्जुन जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इनके नागार्जुन देखिए, नागार्जुन के जो पिता थे उनको पुत्र की मतलब उनको संतानें होती थी लेकिन मर जाती थी, है ना। और जब नागार्जुन पैदा हुए तो देखो हमारे गांव देहात में ये प्रचलन है कि जब
संतानें बच नहीं रही हैं, मर जाती हैं, तो संतान जब पैदा होती है तो उसका नाम बहुत ऐंचा-पैंचा रखा जाता है, बहुत टेढ़ा-मेढ़ा रखा जाता है, बहुत अच्छा नाम नहीं रखा जाता है ना? तो इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया ढक्कन मिश्र। क्या नाम रखा गया? ढक्कन मिश्र। क्यों रखा गया? मैंने अभी आपको बताया, है ना? ढक्कन मिश्र रखा गया, लेकिन बाद में जब ये बड़े हो गए तो इनका नाम रख दिया गया वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम रख दिया गया? वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम रख दिया गया। और इनके जो पिताजी थे ना, वो यात्रा करते थे तो उन्हीं के साथ ये भी यात्रा करते थे। तो नागार्जुन जी ने यात्री नाम से भी रचना की है। यात्री नाम से भी इन्होंने रचना की है। और फिर क्या हुआ कि जीवन का दौर चलता रहा और बाद में ये कहाँ चले गए? श्रीलंका। और वहाँ पर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। इनके पिता गए तो ये भी गए, है ना? पिता ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। और तब जब इन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया श्रीलंका में जाकर, तब इनका नाम पड़ा क्या? नागार्जुन। तो इनके नाम से संबंधित बहुत सारा झोल झाल है, सारी चीज़ों को समझो, है ना? नागार्जुन, नागार्जुन इनका नाम तब पड़ा, है ना? तो ढक्कन मिश्र जब पैदा हुए तब थे, है ना? जब बड़े हुए तो वैद्यनाथ हो गए, है ना? अपने पिता के साथ यात्रा करते थे तब भी रचना करते थे, तो यात्री नाम से इन्होंने रचनाएं की। और जब जा कर के शिफ्ट हो गए कहाँ पर? श्रीलंका में, तब इन्होंने नागार्जुन नाम से रचना की। तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। अब देखिए नागार्जुन का असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। यही आपका दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन की कुछ रचना की बात कर लेते हैं, जैसे मैं लिख नहीं पाऊंगा। प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, युगधारा, ये 3 रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लेना। प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, युगधारा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना? देखिए साथियों, ये हमारा अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, सोहनलाल द्विवेदी की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो किसकी है? तो यहाँ पर तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। अमिताभ बच्चन जो फिल्म जगत में हैं उनके ये पिता हैं, है ना? और 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनकी तमाम रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला है ना? मधुशाला है, मधुशाला, है ना? अब देखिए सब तो लिख पाना बड़ा कठिन हो जाएगा मेरे लिए, है ना? क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं बचती है, अंगुलियों से लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्षर मोटे लिखाते हैं और बड़े-बड़े लिखाते हैं, है ना? तो मधुशाला है, मधु कलश है, मधु कलश रहेगा, मधुशाला हो जाएगा, मधु कलश हो जाएगा, मधुबाला हो जाएगा, है ना? तो बालाशाला, ये सब है, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये हो जाएगा। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या नाम है, 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की ये सभी रचनाएं हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? हमारा प्रयास कैसा है ये चीज़ भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।